कहानी शुरू होती है शंघाई सिटी से। एक शांत कमरे में नीले हरे बालों वाली औरत जंग वोंगशिन अपने न्यूबॉर्न बेटे को दूध पिला रही थी। वो अपने बच्चे चचिन से कहती है, कितना लकी है वो, बस खाना और सोना। मुस्कुराते हुए बोली कि वो उसकी वजह से नींद खो रही है, लेकिन अगर वह स्वस्थ बड़ा हो जाए तो सब इसके काबिल है। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है। वो एक रीकार्नेटेड इंसान था, अपने पिछले जीवन की कॉन्शियसनेस लेकर पैदा हुआ। दूध पीते पीते उसने नोट किया कि उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वह सब कुछ समझ रहा है। अचानक उसके सामने एक नीला गेम जैसा स्टेटस स्क्रीन आया। उस पर लिखा था, नेम लिन जिचन, एज 33 डेज, बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 23 महीने की उम्र में लिंजेचिन अपने क्रिब में था और उसके माता पिता जांग वानिन और लिनयान उसे देख रहे थे। उसके पिता बोले, यह बच्चा शारीरिक रूप से कितना गिफ्टेड लग रहा है, शायद बड़ा होकर एक माइटी जीन फ्यूजर बनेगा या कम से कम एक साइबोग। तभी लिंजीचिन जोर जोर से किक मार रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, किक्ड 10,000 टाइम्स, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट अनलॉक्ड एंड एडवांस्ड। अब उसे एक नया स्किल मिला जिससे उसके शरीर का जो भी हिस्सा वो ट्रेन करेगा वो कार्बन बेस्ड लिमिट तक इन्फिनिटली स्ट्रांग बनता जाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ रही है। उसने सोचा, आखिर उसके पिता का मतलब क्या है जीन फ्यूजर्स और साइबोग से, और उसने सुपर हीरोज जैसी कल्पना की। 4 महीने की उम्र में लिंचिन बैठना और रेंगना सीख गया था। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वह रात में अकेले ट्रेनिंग करता था। हर बार जब वो क्रॉल करता, सिस्टम उसे पॉइंट्स से रिवॉर्ड करता। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में वो चलना मास्टर कर चुका था। 6 महीने में वो अब अपने पेरेंट्स के सामने भी बैठ और क्रॉल सकता था, बिना ज्यादा अजीब लगे। एक दिन टीवी देखते वक्त न्यूज रिपोर्ट में एबरेंट बीस्ट्स दिखाई गई, जिनसे लड़ने के लिए जीन फ्यूजर्स और साइबोग्स दोनों साथ लड़ रहे थे। तभी पहली बार लिंजिन को समझ आया कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से कितनी अलग है। उसने जाना कि इस धरती पर म्यूटेशन हो चुका है और टेरिफाइंग क्रिएचर्स पैदा हुए हैं जिन्हें एबेंट बीस्ट्स कहते हैं। इनसे लड़ने के लिए इंसानों ने 2 रास्ते बनाए। 1. मैकेनिकल एसेंशन, जहां इंसान अपने शरीर को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके पावरफुल साइबोग्स बनते हैं। 2. जीन मॉडिफिकेशन, जहां इंसान इवेंट बीस्ट के जीन्स को अपने साथ फ्यूज करके जीन फ्यूजर्स बनते हैं और मॉन्स्टर्स से अपनी शक्ति से लड़ते हैं। यह सब डेंजरस समझकर रीनेटेड लिंस जीचिन ने ठान लिया कि वह अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके सुरक्षित बड़ा होगा, धीरे धीरे इवॉल्व करेगा और इस खतरनाक दुनिया में सर्वाइव करेगा। एक दिन डोरबेल बजी। जंगवंशी दरवाजा खोलती है और सामने नीली ड्रेस पहनी हुई एक औरत खड़ी है, शूमिंग। वो उनका नया पड़ोसी है। शूमिंग अपने परिवार का परिचय कराती है, अपने पति शनजानी और छोटी बेटी शन किंगहान का, जो एक डॉल पकड़कर खड़ी है। लिन जिचिन उस छोटी लड़की को देखता है जिसके बाल पर्पल हैं। वह मानता है कि शेन किंगहा उसकी इस नई दुनिया की पहली दोस्त बनेगी और उसे महसूस होता है कि उनकी किस्मतें एक दिन गहराई से जुड़ेंगी। समय बीतता है और लिन जिचिन खुद को ट्रेनिंग में झोंक देता है। 7 महीने की उम्र में अपने यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से वो दौड़ना, कूदना और बेसिक भाषा बोलना खुद से बातें करके सीख जाता है और हर एक्टिविटी से स्टैट पॉइंट्स कमाता है। 8 महीने में उसका ट्रेनिंग लेवल इतना बढ़ जाता है कि वह क्रिप में ही सिटअप्स और पुशअप्स करने लगता है। लेकिन वो ध्यान रखता है कि जब तक उसके पेरेंट्स आसपास ना हो तभी प्रैक्टिस करें। लेकिन एक दिन उसकी माँ जंग वोंगशिन बालकनी में जाती है और शॉक्ड हो जाती है जब देखती है कि उसका 8 महीने का बेटा सेटअप्स कर रहा है। वो अपनी आंखें मलती है, यकीन नहीं होता। लेकिन क्योंकि वह वेब नॉवेल ऑथर है, इसलिए उसे लगता है कि यह स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन है। लिन तुरंत सोने का नाटक करता है, राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब उसे और ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद नहाते वक्त जंग वोंगशिन को एक और बड़ा झटका लगता है। वह चिल्लाकर अपने पति लिनियन को बुलाती है। जब वह भागते हुए आते हैं तो वह दिखाती है कि उनका 8 महीने का बेटा डिफाइंड एब्स बना चुका है। लिनियन हैरान रह जाता है। वो उत्साहित होकर कहता है कि शायद उनका बेटा एक इन अ मिलियन प्रोडजी है और उसका भविष्य बहुत ब्राइट होगा, चाहे जीन फ्यूजर बने या साइबर्ग। यह जीनियस वाली बातें सुनकर लिन जिचन चैन की सांस लेता है कि उसका सीक्रेट अभी तक सेफ है। उसे लगता है कि वाकई लकी है जिसके पेरेंट्स दोनों वेब नोवेल ऑथर्स हैं। लेकिन वो यह भी सोचता है कि इस म्यूटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो और उसकी माँ एक न्यूज रिपोर्ट देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक मार्शल आर्ट्स फैमिली का 2 साल का बच्चा एक हाथ से 20 किलोस का डंबेल उठा सकता है। जेंग वोंगशिन अपने बेटे को पास खींचकर गर्व से कहती है कि उसका चचिन भी उतना ही अमेजिंग है।
लिन जीचिन अपनी माँ की इस कॉन्फिडेंस से भावुक हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल की उम्र में 20 किलोज उठा पाएगा। जब लिंजीचन सचमुच 2 साल का होता है, उसकी ट्रेनिंग रंग लाती है। उसने लो प्रोफाइल रखते हुए गुप्त रूप से अपनी ताकत डेवलप की होती है। अब वो आसानी से एक हाथ से 20 किलो का वेट स्टोरेज रूम में उठा लेता है। लेकिन उसका सेशन बीच में रुक जाता है जब उसकी माँ बुलाती है कि हान हान, शेन किंग हान का निकनेम, खेलने के लिए आ गई है। चौंक कर उसने वेट नीचे रखा और बाहर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने शेनिंग हान खड़ी थी, जो अब 2 साल की हो चुकी थी और वह उसे एक टाट दे रही थी। लिंजान लिंजिचन अंदर ही अंदर सोचता है कि उनकी अलग मेंटल एज होने की वजह से वह नॉर्मल बच्चों की तरह गेम्स नहीं खेल पाते। जहां हान हान एक टिपिकल टॉडलर है, वहीं वह हर पल ट्रेनिंग में लगाता है। उसने उसके साथ टाइम बिताने का एक यूनिक तरीका खोज लिया था, क्योंकि हान हान हमेशा उसके पास रहना पसंद करती थी। वह उसके लिए परफेक्ट कस्टम साइज्ड वेटेड वेस्ट बन जाती थी एक्सरसाइजेस के दौरान। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती थी और उसे फिर याद आ गई जब उसने एक गर्म नमी महसूस की। उसने चिल्लाकर कहा कि हान हान ने फिर से उस पर पेशाब कर दिया है। एक और साल बीत गया। 3 साल की उम्र में लिंजिकिन की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी थी और अब वह एक हाथ से 40 किलो का वेट आसानी से उठा सकता था। टीवी देखते समय उसने एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक 4 साल का प्रोजी 30 किलो का डंबेल उठा रहा था। उसने संतुष्टि से नोट किया कि वह पहले से ही उससे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अपनी प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी उसे ऑर्डिनरी टीयर 1 दिखा रहा था। उसने सोचा कि टीयर 2 तक पहुंचने के लिए आखिर उसे और क्या करना होगा। इन्हीं सवालों के साथ उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखा। बाहर की दुनिया एक स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप थी, जहां बीस्टमैन और साइबोर्ग्स नजर आ रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि यही वो जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स हैं जिनके बारे में उसने सुना है। अपनी माँ और पड़ोसियों शूंग और शेनचिंगान के साथ वो लाइब्रेरी की ओर गया। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं करने देते थे, उसके लिए बुक्स ही बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। लाइब्रेरी पहुंचकर उसकी माँ ने उसे बच्चों वाले सेक्शन की तरफ इशारा किया, लेकिन लीन जिचिन सीधे एडवांस्ड इंसाइक्लोपीडियाज की तरफ बढ़ गया और चिंतित शेनिंग हान उसके पीछे चल दी। दोनों माताएं हैरानी से देख रही थीं। शमंग ने पूछा कि उसे यह बुक्स क्यों पसंद है, तो जांग वांग ने अंदाजा लगाया कि यह उसकी जीनियस जीन्स की वजह से है। शेनिंगान ने उसे कुकीज ऑफर की, लेकिन लिन जिचन अपनी रीडिंग में पूरा डूबा हुआ था। इन बुक्स से उसने सीखा कि सारी लाइफ को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में डिवाइड किया गया है: ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी एंड मिथिकल, और हर लेवल को 9 टीयर्स में बांटा गया है। उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स जैसे नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नीचे हैं। ऑनऑर्डिनरी टीयर 1 यानी हायर लेवल बीइंग्स की तुलना में बिल्कुल चींटी जैसे इनसिग्निफिकेंट। ये नॉलेज लिन जिचिन के अंदर एक आग जला गई। उसे अपनी ट्रेनिंग और तेज करनी थी, लेकिन कवर बनाए रखते हुए। तभी उसके सिस्टम ने उसे एक नया क्वेस्ट दिया: 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ो और सेलेस्टियल राउडन ऑफ विजडम का रिवॉर्ड पाओ। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करने के इस चांस से एक्साइटेड होकर उसने ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अगले 1 साल तक लिंजिन ने अपना समय शारीरिक ट्रेनिंग और बहुत पढ़ाई में बांट दिया। 4 साल की उम्र में वह और शेन चिन्हान अपने टीचर मिस जांगमे का हाथ पकड़े हुए किंडरगार्टन जाने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल शुरू होने के थोड़े समय बाद ही वह ऑर्डिनरी टीयर 2 तक पहुंच गया। उसकी फिजिकल ताकत बेहद जबरदस्त थी। वह एक हाथ से 80 किलो वेट उठा सकता था, 102 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 11 सेकंड से कम समय में पूरी कर सकता था। यह आंकड़े किसी एडल्ट के लिए भी बहुत बड़े हैं। एक किंडरगार्टनर की तो बात ही छोड़ो। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे शेन चिंगहान को घेर कर खड़े हैं और उसे बेडवेटर कहकर चिढ़ा रहे हैं। अपने दोस्त को रुलाते हुए देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसे एक्शन लेना होगा। वह नाटकीय अंदाज में सीधा बुलीज के बीच कूद गया, उन्हें घूरा और डरावनी धमकी दी। अगर किसी ने फिर से हान हान को सताया तो वह हर दिन उनके बेड पर पेशाब कर देगा। उसकी यह बचकानी लेकिन डरावनी धमकी काम कर गई। सारे बुलीज रोने लगे और कसम खाई कि वह कभी किंडरगार्टन वापस नहीं आएंगे। शेन चिन्हान ने अपने प्रोटेक्टर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इस काम से उसके सिस्टम ने एक नया अचीवमेंट अनलॉक किया: किंडरगार्टन किड किंग का टाइटल और साथ ही एक नई क्वेस्ट सीरीज भी। लीन बेहद खुश था कि अब वह एक साथ कई क्वेस्ट्स पर काम कर सकता है। आधा साल बाद उसने अपना रीडिंग क्वेस्ट पूरा कर लिया। उसने 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे और उसे इनाम मिला: सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम, जिसने उसे परफेक्ट याददाश्त और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी दी। समय तेजी से बीता और जल्द ही वह और शेन चिंगहान लगभग 7 साल के हो गए, अपने किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज करते हुए।
वेकेशन में भी लिंजिन ने आराम नहीं किया। अब वह इतना ताकतवर हो गया था कि 200 किलो बारबेल से ट्रेनिंग कर सकता था। छुट्टियों के दौरान उसकी एबिलिटीज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। वह 2 मीटर से भी ऊंचा कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ में 8 सेकंड बैरियर तोड़ चुका था। 98 सेकंड्स का समय लेकर उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो चुका था। उसकी नई एबिलिटी से बूस्ट होकर उसने पहले ही एलिमेंट्री स्कूल का ज्यादातर सिलेबस खत्म कर लिया था। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुई। क्योंकि वह एडवांस्ड सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ रहा था, एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स उसके लिए आसान थे। उसने एफर्टलेसली नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कंपटीशन में पहला स्थान हासिल कर लिया, सिर्फ अपना टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता, वह शेन चिंगहान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता। वह भले एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं थी, लेकिन मेहनती जरूर थी। उसकी मदद से उसकी ग्रेड्स तेजी से इंप्रूव हो गई। सिर्फ एक सेमेस्टर बाद ही वह क्लास में दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि लिन जिचन पहले स्थान पर था। अपनी क्वेस्ट को स्पीड अप करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स में भी हिस्सा लिया और हर रिकॉर्ड तोड़ डाला। उसे लगा था कि उसकी स्कूल लाइफ इसी प्रेडिक्टेबल रूटीन में चलती रहेगी, लेकिन तभी एक नया स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट आया। टीचर ने नए स्टूडेंट का परिचय कराया, एक लड़की लंबे सिल्वी ब्लू बालों के साथ, जिसका नाम था बाय शुअर। लिंजचिन ने तुरंत समझ लिया कि वह अलग है। जैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी हुई, उसे फेंट अनयूजुअल ओरा महसूस हुआ, जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी। जैसे ही नई ट्रांसफर स्टूडेंट बाय शुअर सीट ढूंढने के लिए अंदर चली, बाकी स्टूडेंट्स जिज्ञासा से उसे देखने लगे। शनचिंग हान झुककर लिंजचिन, जिसे वह प्यार से शौचन बुलाती है, उसे फुसफुसाती है कि बशु के बाल कितने सुंदर हैं, बिल्कुल विंटर की स्नोफ्लेक्स जैसे। लेकिन लिंजचिन का मूड ब्यूटी पर बात करने का नहीं था। जैसे ही बयू उसके पास आकर बैठी, उसका ध्यान उस अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा पर था जो वो उससे महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्या यह कोई जीन फ्यूजर है या फिर किसी का डिसेंडेंट? आने वाले दिनों में बाई सबके लिए एक रहस्य साबित हुई। वो किसी से बात नहीं करती थी और जैसे ही क्लास खत्म होती, अपना सिर डेस्क पर रख देती और बिल्कुल हिलती भी नहीं। वो तो बमुश्किल वॉशरूम के लिए भी उठती थी। शुरुआत में बच्चे क्यूरियस थे, यहां तक कि उसके सोते हुए फोटोज भी लेते थे। लेकिन जब उसका बिहेवियर वैसा ही रहा, तो सबका इंटरेस्ट चला गया और क्लासरूम फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन 1 महीने बाद यह शांति टूट गई। एक अजीब फिनोमिनन शुरू हुआ। बावर के शरीर से एक सफेद चिपचिपा लिक्विड निकलने लगा। वो सब्सटेंस बहुत बदबूदार था और उसके कपड़ों और पैरों पर बहता रहा। बाकी स्टूडेंट्स ने घृणा से रिएक्ट किया और शिकायत करने लगे कि स्मेल कितनी खराब है। एक लड़का मजाक उड़ाते हुए गंदी बातें करने लगा और फिर अपनी पानी की बोतल उस पर उड़ेल दी, कहते हुए कि वह उसे वॉश कर रहा है। अपमानित और भीगी हुई बिशु ने डेस्क पर अपनी मुट्ठी भींच ली। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे और वह हल्की हल्की सिसकियों के साथ रोने लगी। बुलीज उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपनी डेस्क से देखते हुए शणकिंघान ने चिंता भरी नजरों से लिंजचिन से पूछा, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? लिंजचिन उलझन में था। उसने तो शुरू से महसूस किया था कि बायु खतरनाक है, तो फिर वह क्यों रो रही है? लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वह बुलीज की तरफ बढ़ा, उसने अपनी सोच फिर से बदली। शायद वो सचमुच कोई खतरा नहीं, बस एक कमजोर लड़की थी जिसे सताया जा रहा था और उसे कदम उठाना ही होगा। लिनीचन सीधा मेन बुली के पास गया और उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने नाम लेकर कहा, ग्वनचुन। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने उसे आर्डर दिया कि तुरंत बमाओ की डेस्क साफ करो। गांचुन डर के मारे हकलाने लगा और बोला, हाँ, अभी साफ करता हूं। बाकी बुलीज को भी पता था कि अब वह फंस चुके हैं, क्योंकि लिंडसी का नाम स्कूल में बदनाम था, पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर। यहां तक कि 6th ग्रेडर्स भी उससे पंगा नहीं लेते थे। डरकर सबने जल्दी जल्दी टिश्यूज उठाए और मेज साफ कर दिया। जब डेस्क साफ हो गई तो लिंसियन की नजरें पूरे ग्रुप पर घूमी। उसने सबको आर्डर दिया, तुरंत माफी मांगो। बुलीज पसीने से तरबतर डरते डरते लाइन में खड़े हो गए और सिर झुकाकर माफी मांगी। वादा किया कि अब कभी उसे तंग नहीं करेंगे। पुलिस के जाने के बाद बायू ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने लिन जीचिन और शेन चिन्हान दोनों को शुक्रिया कहा। शेनिंगान ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेनिंगान ने ठान लिया कि वो उस चुपचाप रहने वाली सफेद बालों वाली लड़की की दोस्त बनेगी और हर बार लिन जिचिन को भी अपने साथ घसीट लाती थी। धीरे धीरे तीनों साथ समय बिताने लगे। शेनिंगान हमेशा सबसे अच्छे स्नैक्स पहले बयू को देती। एक दिन जब शेन चिन्हान ने उसे एक ट्रीट दी तो बाऊ झिझकी। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी स्मेल से घिन नहीं आती?
मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बचपन से सबने मुझे दूर रखा है। किसी का अच्छा होना इतना अनरियल लगता है कि मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूं। बिश्वर हैरान रह गई जब शेनिंगान ने मजबूती से कहा, यह सपना नहीं है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है कैसा लगता है। मैं कभी तुमसे घिन नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। उसने हल्के गुस्से के साथ लिंडिक को भी इस वादे में खींच लिया। भावनाओं से भरकर बाश्वर ने शनि को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उनका बार बार शुक्रिया किया। थोड़ा संभलने के बाद उसने कहा कि वह भी उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती है। उसने एक नेकलेस निकाला जिसमें 2 बीस्ट फैंक्स थे और बताया कि यह उसकी मां का बर्थडे गिफ्ट था। उसने कहा कि यह उनकी दोस्ती का सिंबल होगा। शेनिंगहन ने खुशी खुशी हामी भरी। तीनों बच्चे स्कूल यार्ड में खड़े हुए डूबते सूरज की रोशनी में खुशी खुशी बोल पड़े, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नई दोस्ती मजबूत हुई, अचानक सब बदल गया। एक दिन शेनिंगहान हैरान रह गई जब उसे पता चला कि बायू ने स्कूल छोड़ दिया है। लिंडचिन ने इसकी पुष्टि की, बताते हुए कि उसने उसे खुद विड्रॉल पेपर्स भरते देखा था। उसकी यादों में वो मोमेंट ताज़ा हो गया। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे से देखा था, जहां बायू प्रिंसिपल के साथ थी और एक बड़ा डरावना आदमी साइबरनेटिक आर्म्स के साथ खड़ा था। प्रिंसिपल ने उस आदमी को भरोसा दिलाया कि बैशू के सारे पेपर पूरे हो गए हैं और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। यह देखकर लिंस जिचन का शक पक्का हो गया कि बशु की पहचान साधारण नहीं थी। उस दिन के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा और सोचता रह गया कि असल में वो कौन थी। कुछ समय बाद लिंजिन घर पर अपनी मां जंग वांगशिन को शोल्डर मसाज दे रहा था। मां ने चैन की सांस ली और बोली कि टाइपिंग के लंबे दिन के बाद यह मसाज बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर ही अंदर लिंजिन ने नोट किया कि उसने ये प्रोफेशनल मसाज स्किल्स अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से सीखे हैं और उसे हैरानी हुई कि यह इतनी काम की निकली। उनकी शांत शाम को एक बड़ी खबर ने तोड़ दिया। न्यूज रिपोर्ट में दिखाया गया कि क्योटो प्रोडजी ने फिर से कमाल कर दिया है। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अबेट बीस्ट जीन्स के साथ सफल फ्यूजन कर लिया था और अब वह एक हाथ से 500 किलो की चट्टान उठा सकता था। लिंजेचिन ने उस लड़के को पहचाना और झटका खाया कि उसका प्रतिद्वंदी पहले ही जीन फ्यूजन शुरू कर चुका है। उसके पिता लिनियान ने शिकायत की कि यह क्योटो वाला लड़का हमेशा टीवी पर छाया रहता है। क्या लोग उसे इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं? माँ बाप में बहस शुरू हो गई। लिनियान बोला कि वह बच्चा 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट्स परिवार से है, उनके पास जरूर एडवांस जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। जांग वांगशिन ने तर्क दिया कि बच्चे को गिनी पिग बनाना गलत है। पिता ने पलटकर कहा कि ऐसे परिवारों के लिए परिवार की इंटरेस्ट सबसे ऊपर होती है। मां ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें तो सब पता है। उनकी बहस के बीच लिंजिचिन गहरी सोच में था। उसे याद आया कि फ्यूजन से पहले वो लड़का 100 किलो उठाता था, अब 500 किलो, यानी 5 गुना ताकत। लेकिन लिंजिचिन सिर्फ 8 साल की उम्र में बिना किसी जीन फ्यूजन के एक हाथ से 300 किलो उठा लेता था। उसने आत्मविश्वास से मुट्ठी बांधी और तय किया कि उसका पोटेंशियल कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस ज्यादा देर नहीं रहा। अगली खबर ने उसे डर का असली मतलब सिखा दिया। ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया कि पड़ोसी देश का एक शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है, एक विशाल धमाके में। फुटेज में दिखा कि हमला विशाल एबरेंट राइट्स ने किया था। स्क्रीन पर डरावने नजारे आए। राक्षसी चूहे खंडहरों में दौड़ते हुए एक औरत को अपने जबड़े में पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से खा जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके पीछे हेरिटिक्स कल्ट है, एक गुप्त संगठन जो इन राक्षसी जानवरों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकूरा कंट्री के अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। लिंजिचिन ने समझा कि यह हेरिटिक्स इंसानियत के गद्दार हैं। उसे सुकून मिला कि वह एक शक्तिशाली और सुरक्षित देश में पैदा हुआ है, जहां वह छुपकर मजबूत हो सकता है। तभी बाहर से सोनिक बूम्स की आवाज आई। वो खिड़की पर दौड़ा और पर्दे हटाए। रात के आसमान में भारी हथियारों से लैस साइबोर्ग्स की एक टुकड़ी उड़ रही थी। उसने सोचा कि इतने लोग क्यों तैनात किए गए हैं। उम्मीद की कि कुछ बुरा ना हो। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखा। लिंजिचिन बाहर शनिंगहान का इंतजार कर रहा था। वह दौड़ती हुई आई और माफी मांगी कि लेट हो गई। जैसे ही वह पास आई, लिंजिन ने कुछ अजीब देखा। उसके गले में लटक रहा बीस्ट फेंक नेकलेस जो बशु ने उन्हें दिया था चमकने लगा। नीली रोशनी निकल रही थी और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह किसी एवरेट बीस्ट का दांत है, वही गैर मानवीय आभा जिसकी उसने पहले झलक महसूस की थी। रोशनी उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। दोनों ने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन जिचन के मन में खौफ बैठ गया।
साइबोर्ग्स की तैनाती और इस फेंक की प्रतिक्रिया, कुछ बड़ा होने वाला है। स्कूल जाते समय एक रहस्यमयी औरत उनके रास्ते में आई। लंबे लाल बाल, काली ड्रेस और एक लैंप पोस्ट से टिक कर खड़ी हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या प्यारे बच्चे हो, क्या तुम भाई बहन हो? शनी ने गर्व से जवाब दिया, नहीं, हम बचपन से सबसे अच्छे दोस्त हैं। औरत ने हल्की उदासी से कहा, काश मेरा भी कोई बचपन का दोस्त होता। फिर अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखों में चमक लिए उसने पूछा, लेकिन तुम लोग स्कूल अकेले क्यों जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जैसे ही शेनिंगहन बोलने लगी, लिन जिचिन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बीच में काटते हुए कहा, चलो देर हो रही है। वो उसे खींचकर आगे ले गया। पीछे रह गई वो रहस्यमयी लाल बालों वाली औरत। काफी दूर आने के बाद उसने शेनिंगहान को हल्के से डांटा, उसे याद दिलाते हुए कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। स्कूल के बाद लिन जिचिन उसे एक सुनसान गली से ले गया। शेनिंगहान घबराकर बोली कि यह जगह कितनी डरावनी है। लिन जिचिन ने समझाया कि इस इलाके को गिराने का काम तय हो चुका है और सब लोग पहले ही यहां से जा चुके हैं। उनकी चाल अचानक एक जानी पहचानी आवाज से रुक गई। सुबह वाली लाल बालों वाली औरत फिर सामने आ गई, यह कहते हुए कि आखिर तुम लोग स्कूल से बाहर आ ही गए। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बड़ा मांसल आदमी था जिसका नाम शांग था। औरत ने शांग से कहा कि बच्चे यहीं हैं। लिंज जिचिन घबरा गया। उसने जानबूझकर अलग रास्ता चुना था, लेकिन फिर भी वह उनका पीछा करते हुए आ गई थी। वह औरत मीठी आवाज में उन्हें पास बुलाने लगी, ये कहते हुए कि उसके पास उनके लिए ट्रीट्स हैं। उसका साथी शंग अधीर हो गया। उसने कहा कि बातें बंद करो और सीधे इन्हें बेहोश करो ताकि काम जल्दी निपट जाए। बिना और कुछ बोले शंग उनकी तरफ दौड़ा, हाथ में कपड़ा लिए हुए, चिल्लाता हुआ कि उसे जल्दी है ताकि इन्हें बेचकर पैसे बना सके। जैसे ही वह पास आया, लिन जिचन ने शेनिंगान को धक्का देकर किनारे किया और खुद सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से शंग के चेहरे पर मुक्का मारा। मुक्का सीधे शंग के चेहरे पर लगा और उसका बड़ा शरीर वहीं रुक गया। अगले ही पल वह दर्द भरी चीख के साथ गली के अंदर पीछे जा गिरा। लाल बालों वाली औरत यह देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा किसी बड़े आदमी को इतनी जोर से उड़ा सकता है। जमीन पर पड़ा शंख खून उगल रहा था। शंख के गिरते ही लिन जिचिन ने औरत पर ध्यान दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने उसके पेट पर एक जबरदस्त मुक्का मारा और फिर एक तेज अपरकट झड़कर उसे बेहोश कर दिया। गिरे हुए अपहरणकर्ताओं को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने पास की एक ईंट उठाई और सोचा कि सुनसान गली में कोई कैमरा नहीं है, इसीलिए इन्हें यहीं खत्म करना होगा। अगर यह जिंदा रहे तो उसकी असली ताकत सबको पता चल जाएगी और उसका छिपकर मजबूत बनने का प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय जमीन बुरी तरह हिलने लगी। एक भयंकर भूकंप ने गली को हिला दिया। अचानक एक विशाल पंजा पास की दीवार तोड़कर बाहर निकला। अगले ही पल धूल और मलबे से एक दैत्याकार विकृत चूहा बाहर आया। वह राक्षसी चूहा बच्चों को नजरअंदाज कर सीधे बेहोश औरत की ओर झपटा, लेकिन उसे खाने के बजाय उसने पंजे से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने कटा हुआ सिर उठा लिया। यह देखकर शेनिंगहान चीख पड़ी। खतरे को पहचानते हुए लिंजिन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, यह एक दैत्य चूहा है, हमें सुरक्षित जगह भागना होगा। वह तुरंत मुड़ा और उसे लेकर भाग निकला। भागते भागते अचानक आसमान में लाल और सुनहरे रंग की एक चमक दौड़ती है। एक फीमेल साइबोर्ग जिसके सुनहरी बाल थे और हेलमेट पर खरगोश जैसे कान लगे थे, बिजली जैसी तेजी से गली में आ उतरती है। उसकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि वह मानो धुंधली परछाई की तरह मॉन्स्टर चूहे के पास से निकल गई। लिंजजी जिन के कंधे के ऊपर से देखते हुए शेनिंगान हैरान होकर चिल्लाती है कि वह साइबोर्ग कितनी तेज है। साइबोर्ग बड़ी निपुणता से मॉन्स्टर के पीछे उतरती है और हमला करने की तैयारी करती है। उसका दस्ताना चमक उठता है और वह अपना हथियार चार्ज करते हुए ऐलान करती है, एनेस्थेटिक स्मोक। वो प्रोजेक्टाइल दागती है जो गली को हिला देने वाले धमाकों के साथ फटते हैं। लिन जिचिन तुरंत शेनिंगहान को अपनी बाहों से ढककर ब्लास्ट से बचाता है। विस्फोटों में फंसा मॉन्स्टर चूहा दर्द में दहाड़ता है और एनेस्थेटिक धुएं से चकरा जाता है। मौका देखते ही साइबोर्ग आगे बढ़ती है और तेज वारों की झड़ी लगाकर कमजोर जानवर को खत्म कर देती है। बाद में लिन जिचिन घर पर न्यूज रिपोर्ट देखता है जिसमें इस घटना को दिखाया जाता है। वह लड़ाई का गहराई से विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उस साइबोर्ग की ताकत बहुत ऊंची नहीं थी। उसे पहले मॉन्स्टर को कमजोर करना पड़ा और फिर भी उसे खत्म करने में पूरे 7 मिनट लगे। वो सोचता है कि मॉन्स्टर चूहे कितने खतरनाक जीव होते हैं जो 10 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और ऑर्डिनरी 5th टियर तक पहुंच सकते हैं।
हालांकि वह दोनों सुरक्षित बच निकले, यह घटना उसे फिर याद दिलाती है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। वह निश्चय करता है कि उसे और भी कठोर प्रशिक्षण करना होगा ताकि खुद को और अपने अपनों को बचा सके। इसके बाद उसे अपने ट्रेनिंग स्पेस में देखा जाता है, जहां वह भारी बारबेल के साथ वेटेड स्क्वाट्स कर रहा होता है। सिस्टम उसे इसके लिए पॉइंट से पुरस्कृत करता है। भले ही मॉन्स्टर चूहों का खतरा मंडरा रहा है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही समय बाद लिन जिचिन और शेनिंगान अपने 9वें जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। दोनों परिवार एक बड़े केक के इर्द गिर्द जमा होते हैं। विश मांगने के बाद दोनों एक दूसरे को तोहफे देते हैं। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की बदौलत लिन जिचिन ने सिर्फ एक रात में खुद से नक्काशी सीख ली थी और शेनिंगहान के लिए बारीक डिजाइन वाला लकड़ी का हेयर पिन बना डाला। शेनिंगहान बहुत खुश हो जाती है, उसे बालों में लगाकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे यह बहुत पसंद है। समय तेजी से बीतता है और दोनों एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होकर मिडिल स्कूल शुरू करते हैं। इसी समय सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन पूरी करके नया अचीवमेंट हासिल किया है। किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग दोनों टाइटल्स अनलॉक हो जाते हैं। वह उत्साहित हो जाता है कि अगला टाइटल मिडिल स्कूल ओवरलोड होगा, जिससे उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट मिलेगा। छुट्टियों के दौरान भी वह हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता है। उसके ट्रेनिंग सेशन में शामिल होता है पीठ पर भारी चट्टान रखकर 1000 पुशअप्स, जिससे उसकी स्टैट्स में भारी बढ़ोतरी होती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले 10 की दौड़ के बाद उसका सिस्टम ऐलान करता है कि उसकी बायोलॉजिकल लेवल बढ़कर ऑर्डिनरी 3rd टियर तक पहुंच गई है। उसके शारीरिक गुण आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गए थे। अब वह एक हाथ से 700 किलो उठा सकता था, 4 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ केवल 6 सेकंड में पूरी कर सकता था। अपनी ताकत बढ़ते हुए देखकर वह सोचता है कि क्योटो का प्रोडजी अब किस स्तर पर पहुंच चुका होगा। संयोग से स्कूल शुरू होने से एक रात पहले टीवी पर एक नई खबर प्रसारित होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि अब 14 साल का हो चुका प्रोडजी विशाल चींटी के जीन के साथ फ्यूज हो चुका है और एक हाथ से 2000 किलो का मिश्र धातु ब्लॉक उठा सकता है। लिंज जिचिन गणना करता है क्योंकि विशाल चींटी के जीन ताकत को 4 से 8 गुना तक बढ़ा देते हैं, तो प्रोडजी की असली ताकत बिना जीन के सहारे लगभग 500 किलो ही है। इसका मतलब यह था कि वह अब भी बुनियादी रूप से प्रोडी से ज्यादा ताकतवर है। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कल्पना करता है कि भविष्य में जीन फ्यूजन के साथ वह कितना शक्तिशाली बनेगा। अगले दिन मिडिल स्कूल शुरू होता है। शहर का टॉप स्टूडेंट होने की वजह से सभी बेहतरीन मिडिल स्कूल्स ने उसे अपने यहां बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने शंघाई मिडिल स्कूल का निमंत्रण स्वीकार किया, इस शर्त पर कि शेनिंगहान भी उसी की क्लास में होगी। रजिस्ट्रेशन के समय प्रिंसिपल और नए क्लास टीचर उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि वे उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद वह बहाना बनाकर शेनचिंगहान के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल शंघाई मिडिल स्कूल चुनने का असली कारण उसकी बेहतरीन खेल सुविधाएं थीं। उन्होंने तय किया था कि क्लास शुरू होने से पहले स्कूल के कोर्ट पर बैडमिंटन खेलेंगे। कोर्ट पर उत्साहित शेनिंगहान कहती है कि अब खेल शुरू करना चाहिए। वह शॉट लगाते हुए अपने अंदाज में उसे फेरीज कर्व बॉल कहती है। लिंजिचिन आसानी से शटलकॉक को हवा में पकड़ लेता है, लेकिन उनका खेल बीच में ही रुक जाता है। एक ग्रुप सीनियर स्टूडेंट्स वहां आ जाता है और उनका लीडर, जिसने उलटी कैप पहन रखी थी, शटलकॉक छीन लेता है और कहता है कि यह कोर्ट उनके लिए रिजर्व है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शेनिंगहान चाहे तो उनके साथ खेल सकती है। शेनिंगहान डटकर जवाब देती है कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए और वे लोग पहले आए थे। लिंजिचिन उसकी ओर बढ़ते सीनियर्स को ठंडी नजर से देखता है और सख्त लहजे में कहता है कि वह शेनिंगहान से दूर रहें और याद रखें कि पहले आओ पहले पांव का नियम लागू होता है। लीडर घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि अब कोर्ट उसी का है। वह शटलकॉक उठाता है और सर्व करने ही वाला होता है कि लिंजिचिन हरकत में आ जाता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि अब से यहां सिर्फ उसके नियम चलेंगे। वह जबरदस्त ताकत के साथ उछलता है और शटलकॉक को इतनी तेजी से स्मैश करता है कि वह सफेद धुंध की तरह कोर्ट के पार निकल जाता है। ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लीडर के पास रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिलता। टकराव से उसका रैकेट चकनाचूर हो जाता है और उसकी कैप उड़कर गिर जाती है। सीनियर्स के चेहरे पर पसीना और डर साफ छलकता है। वे कांपते हुए सोचते हैं कि क्या लिंज जिचिन इंसान भी है या फिर कोई जीन फ्यूजर। उनमें से एक घबराकर कहता है कि अगर शॉट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ होता तो उनके बॉस का सिर उड़ गया होता। डरे हुए सीनियर्स गहरी झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वे नियम समझ गए हैं और तुरंत चले जाएंगे। फिर वे जल्दी से वहां से भाग निकलते हैं। शायद उस घटना की खबर फैल गई थी,
क्योंकि उसके बाद कभी किसी ने लिंजिचिन या शेनचिंग हान को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। स्कूल जीवन बाकी लगभग वैसा ही था, बस अब यह बड़ा था और सुविधाएं बेहतर थीं। पढ़ाई में लिंजिचिन बहुत आगे था, क्योंकि वह मिडिल स्कूल का पूरा कोर्स पहले ही पूरा कर चुका था। क्लास में वह अक्सर दिलचस्प किताबें पढ़कर समय बिताता था। रात को वर्कआउट के बाद वह अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का इस्तेमाल कर ऑनलाइन नए नए स्किल्स सीखता, जैसे कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और कई तरह के खेल। मिडिल स्कूल ओवरलोड टाइटल अनलॉक करने के लिए उसने सिर्फ हर विषय में पहला स्थान ही नहीं पाया, बल्कि स्कूल को नेशनल प्रतियोगिताओं में भी रिप्रेजेंट किया और आखिरकार वह ढेरों ट्रॉफीज के बीच खड़ा दिखाई दिया। लो प्रोफाइल बनाए रखने के लिए वह जानबूझकर हर प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं लेता था। पूरा एक सेमेस्टर बीत गया, लेकिन टाइटल अब तक अनलॉक नहीं हुआ। हालांकि उसके शानदार प्रदर्शन ने उसे कई फैन गर्ल्स दिला दी, जो उसकी डेस्क पर ढेरों लव लेटर्स छोड़ जाती थीं, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। शेनचिंग हान को ट्यूशन देने के अलावा वह आने वाले स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे विश्वास था कि अगर उसने उसमें पूरी तरह दबदबा बना लिया तो आखिरकार टाइटल अनलॉक हो जाएगा। फेस्टिवल के लिए उसने सिर्फ 3 इवेंट्स चुने, शॉर्ट पुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग, जो क्रमशः ताकत, छलांग और गति का प्रतिनिधित्व करते थे। शॉर्ट पुट में उसने आश्चर्यजनक 200 संपोड़ 1 मीटर तक थ्रो किया। हालांकि उसने खुद को सुपर ह्यूमन न दिखाने के लिए काफी कंट्रोल किया, फिर भी वह आसानी से तीनों इवेंट्स में पहला स्थान ले गया। जब वह शेनिंग हान के साथ बैठा अपना गोल्ड मेडल निहार रहा था, तभी उसे अपने शरीर में नई ताकत उभरती हुई महसूस हुई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, जिसमें घोषणा हुई कि उसकी उपलब्धियां बाकी सभी छात्रों से बहुत आगे निकल जाने के कारण उसने मिडिल स्कूल ओवरलोड टाइटल अनलॉक कर लिया है। तीनों स्कूल एज टाइटल्स अनलॉक होने के साथ ही डोमिनेंट 9 ईयर्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशन अचीवमेंट पूरा हो गया और उसे नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस ताकत को अपने अंदर बहता महसूस करते हुए लिंजिचिन ने संतोष के साथ महसूस किया कि टाइटल आखिरकार अनलॉक हो गया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट के बारे में सोचता है। यह एबिलिटी एक प्रेडिटर को दूसरे क्रिएचर्स की लाइफ एसेंस खाकर इवॉल्व करने देती है। वो सोचता है लाइफ एसेंस क्या होता है। वह सोच में खो जाता है जब तक शेनिंग हान उसे रोकती है। हकीकत में वापस आकर उसे एक आइडिया आता है। वो शेनिंग हान से पूछता है कि क्या वो उसका बीस्ट फैंग नेकलेस बोरो कर सकता है। वह मान जाती है और उसे दे देती है। जैसे ही उसकी उंगलियां फेंक को छूती हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। इसमें लिखा होता है कि उसने एबिसल जॉइंट बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का एक ट्रेस डिवावर कर लिया है और नया गाइड बुक खुल गया है, जिसमें 8% प्रोग्रेस है। उसके आसपास एक बड़ी अंधेरी तितली की स्पेक्ट्रल इमेज आती है, जिसके पंखों पर आंखें होती हैं। वो चौंक जाता है कि फेंक असल में बटरफ्लाई का टूथ है। उस रात और जानने की उम्मीद में वह एबिसल जॉइंट बटरफ्लाई के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है, परंतु उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। समझ जाता है कि उसे इस एग्जॉटिक बीस्ट को खुद पढ़ना पड़ेगा। उसे याद आता है कि बायशर ने उन्हें 2 फेंक दिए थे। वह अपने बैग में खोजता है और दूसरा फेंक निकालता है। दूसरा फेंक पकड़कर वह फिर से उसकी पावर अब्जॉर्ब करता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उसने दूसरे लाइफ एसेंस का ट्रेस भी डिवावर कर लिया है, पर गाइड बुक प्रोग्रेस सिर्फ 2% तक बढ़ा है। वो फेंक को देखकर निराश होता है। समझता है कि उसमें लाइफ एसेंस ज्यादा नहीं बचा है। वह सोचता है कि एबिसल जॉइंट बटरफ्लाई की पूरी पावर अनलॉक करने के लिए उसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल के बाद अपनी ट्रेनिंग तेज करने और किसी भी एबरेंट बीस्ट से जल्दी बचने के लिए लिंजिचिन रोज स्कूल जाने आने में शिनिंगान को बाइक पर लेकर जाता है। जब वे स्कूल के मैदान से बाहर निकल रहे होते हैं, एक आदमी उन्हें बुलाता है। ट्रैक सूट पहने आदमी जीचन को रोकता है और खुद को कोच गुओ बताता है, जो स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम का कोच है। वो लिन जिचिन की खेल प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, जहां उसने स्कूल हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्साह से वह फॉर्मली उसे टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। बोलता है कि उसकी एथलेटिक टैलेंट उसकी पढ़ाई से ज्यादा है। कोच गुओ उसे हाँ कहने को कहता है, पर सोचने के लिए भी टाइम देता है। कोच गुओ इतनी जल्दी और जोश से बोलता है कि लिंजिन मना नहीं कर पाता। जब वे बाइक पर निकलते हैं, कोच उन्हें विदा कहता है और बताता है कि मार्शल आर्ट्स टीम जिम के रूम सी में है और अगली बार अगर फ्री हो तो आने के लिए कहता है। सूरज ढलते ही लिंजिन अपने कमरे में वापस आता है। अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। वो हाथों से हाथ मारकर एक कॉकरोच और मॉस्किटो मारता है जो उसे मिला। वो मरे हुए इंसेक्ट्स को देखता है, पर कोई पावर सर्ज महसूस नहीं करता। समझता है
छोटे और आम क्रिएचर्स मारने से स्किल एक्टिवेट नहीं होती। वह सोचता है कि सिर्फ ताकतवर या एग्जॉटिक बीस्ट्स में लाइफ एसेंस होती है जिसे डिवॉवर कर वो इवॉल्व कर सकता है। इस नए आइडिया की जांच के लिए वो एक सुपरमार्केट जाने का फैसला करता है जहां बीस्ट मीट बेचा जाता है। शेनिंग हान को पीछे बिठाकर वो शहर की तरफ बाइक चलाता है। जल्दी ही वे एक बड़ा मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट पहुंचते हैं। अंदर वे गलियारों के माध्यम से चलते हैं और लिंजेचे नोट करता है कि भले ही बहुत सारा बीस्ट मीट है लेकिन वह सब प्री पैकेज्ड है। उसे पता है कि बिना मांस को छुए वो अपनी थ्योरी नहीं टेस्ट कर सकता। जब वह फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है तभी उसे एक बूचर की आवाज सुनाई देती है जो ताज़ा काटा गया बीस्ट मीट बेच रहा है। वो एक काउंटर देखता है जहां लिखा होता है फ्रेश बीस्ट मीट, प्री पैकेज्ड नहीं, सेफ टू ईट। वहां एक बूचर बड़े टुकड़ों में मांस काट रहा होता है। लिंजचिन शेनिंगान से कहता है कि वह इंतजार करें और वह मांस को चेक करने वाला है। वह और कुछ नहीं बताता, बस जल्दी से काउंटर की ओर भागता है। वह अपना हाथ फ्रेश कटे बीस्ट मीट पर रखता है। जैसे ही उसका हाथ मांस से टच होता है एक तेज पर्पल एनर्जी की लहर उसके अंदर बहने लगती है। जैसा कि उसने सोचा था, बीस्ट मीट में लाइफ एसेंस की मजबूत लहर होती है। वह एक्साइटमेंट में मुट्ठी मजबूत कर लेता है और चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। शेनिंग हान इसे देखकर हैरान होती है, सोचती है कि सिर्फ मांस छूने से वह इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। वह उसके पास जाकर कंफ्यूज्ड और कंसर्न्ड होकर पूछती है कि मांस कैसा लग रहा है। लिंजचिन कूल बने रहने की कोशिश करता है और कैजुअली कहता है कि मांस सामान्य से ज्यादा ताज़ा लगता है और पूछता है क्या वह भी छूना चाहती है। शिंगहान हाथों से तेजी से इनकार करती है और कहती है कि उसने काफी छुआ है। दोनों के लिए अपनी थ्योरी कंफर्म करने के बाद लिंजिन घर पर ट्राई करने के लिए बीस्ट मीट खरीदने का फैसला करता है जो शिनिंगान के लिए सरप्राइजिंग होता है। वो उसकी रिएक्शन को देखकर सरप्राइज्ड नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि बीस्ट मीट बहुत महंगा होता है। सबसे सस्ता ऑप्शन घोस्ट शैडो स्क्विड करीब 1000 युआन प्रति जिन का होता है। उसने स्क्विड वाला पैकेज उठाया। शनिंगान कीमत को देखकर पैनिक हो गई और कहती है कि यह बहुत महंगा है और उसे पहले अपनी मां से पूछना चाहिए। लिंजेचिन मुस्कुराता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है। कहता है चिंता मत करो। वह एक झूठ बनाता है कि उसकी मां ने उसे पहले ही दोनों परिवारों के लिए बहुत कुछ खरीदने को कहा है। एक फ्लैशबैक में उसकी मां जंग वोंगशिन खुशी खुशी दावत बनाने को तैयार होती है। अंदर से लिंचचन स्वीकार करता है कि शेयरिंग उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण यह टेस्ट करना है कि क्या वह खाने के दौरान लाइफ एसेंस ऑब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसे डर है कि सीधे ऑब्जॉर्प्शन से मांस खराब हो जाएगा। चेकआउट पर वह घोस्ट शैडो स्क्विड के 3 पैकेज 2994 युआन में खरीदता है। महिला कैशियर उसका धन्यवाद करती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं लिंजचिन सोचता है कि मांस कितना महंगा था और सोचता है कि अगली बार कब वे इसे अफोर्ड कर पाएंगे। जब तक वे शॉपिंग खत्म करते हैं रात के 9:30 बजे के बाद हो चुका होता है। शहर हाल ही में केयोटिक रहा है, इसलिए वे सेफ्टी के लिए सीधे घर जाने का फैसला करते हैं। घर जाते वक्त लिंजचिन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता रहता है। इंतजार नहीं कर पाता तो चुपके से अपने बास्केट में रखे मांस के पैकेज पर हाथ रख देता है। तुरंत उसे वही परिचित पर्पल एनर्जी की तेज लहर महसूस होती है। उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक हिस्सा डिवोर कर लिया है। उस क्रिएचर का नया गाइड बुक अनलॉक हो जाता है, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ 0.1% ही बढ़ता है। उसके दिमाग में एक डरावनी मल्टी आइड स्क्विड की छवि आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जैसे ही न्यू चैप्टर रिलीज होगा मैं नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेन कर दूंगा, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो को हाइप भी दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सयोनारा।